हालांकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में केरल के बाद हिमाचल का नंबर आता है, यानी कि नंबर 2 पर है। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में चुनौतियां बहुत है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो आधुनिकीकरण के रूप में हो, फिर चाहे वो शिक्षकों की रूप में हो। काफ़ी चुनौतियां इस क्षेत्र में हैं और अभी हमारे साथ इन चुनौतियों में चुनौतियां क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर जी, जिन्हें एजुकेशन का जिम्मा सौंपा गया है। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो दैनिक सवेरा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शिक्षा का क्षेत्र क्योंकि बहुत एक विस्तृत क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, हालांकि नंबर 2 पे है हिमाचल, लेकिन फिर भी आप क्या ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहेंगे हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि और गुणवत्ता जो है वो शिक्षा के क्षेत्र जहाँ तक आपने शिक्षा विभाग की बात की और उसका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से किया है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। मैं भी अपने सारे फिगर्स ले रहा था अपने डिपार्टमेंट के, जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री ने आलाकमान ने मुझे दिए हैं। लगभग कोई 1,15,000 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ है, स्टाफ स्ट्रेंथ है। और पूरे प्रदेश में जो एम्प्लॉयज़ हमारे सब विभागों के अंतर्गत है, लगभग कोई 2,12,000 के आसपास है। लगभग 50% के आसपास हम कह सकते हैं कि स्टाफ इन्हीं विभागों के अधीन है। लेकिन चुनौतियाँ भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। ये सच्चाई है कि साक्षरता के मामले में हिमाचल प्रदेश ने अपना नाम कमाया है। हमारी जो तुलना है वो गोवा और केरला के साथ होती है, जैसे आपने कहा। आज मैं समझता हूँ हमारे को साक्षरता से ऊपर उठने की आवश्यकता है। क्वालिटेटिव एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। मात्र हम अपनी बात सिर्फ साक्षरता या लिटरेसी की फिगर्स तक ना रखें। मुख्यमंत्री की भी सोच है कि शिक्षा को और आज के दौर में जिस तरह से मैं समझता हूँ आगे बढ़ना चाहिए, उस और प्रयास करने पड़ेंगे। चुनौतियों के रूप में अगर आप देखेंगे, आमतौर पे यही पब्लिक धारणा है, परसेप्शन है कि ये जो हमारा शिक्षा विभाग, ये ट्रांसफ़र मंत्रालय है, क्योंकि एक तो संख्या इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें हम गुणवत्ता शिक्षा लाए। साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे हार्ड एरियाज़ है। अगर हम ज़िला शिमला की बात करें, चाहे मेरा विधानसभा क्षेत्र है, चाहे रोडू है, रामपुर है, चाहे आपका शिलाई रेणुका है, चंबा का क्षेत्र है, आपका कुल्लू का क्षेत्र है, आपका कांगड़ा ज़िला में बैजनाथ का क्षेत्र है, आपका मंडी ज़िले में द्रंग का क्षेत्र है, आपका बहुत से ऐसे क्षेत्र है आपके जो हार्ड एरियाज़ है, जहाँ हमेशा स्टाफ का अभाव रहता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई 500 से ऊपर आपके रिक्त पड़े पद है। ये स्थिति अन्य क्षेत्रों में आने वाले समय में विशेषकर इन एरियाज के लिए जहाँ पर स्टाफ का अभाव रहता है, उसके लिए नीति बनाने का प्रयास होगा। कैबिनेट को अपने साथ सभी का सहमति के साथ शिक्षा में मैं समझता हूँ अच्छा सुधार है, इसके निरंतर प्रयास किए जाएंगे। सर, ठीक है, शिक्षित तो है युवा शिक्षा के क्षेत्र में। ये मान गए कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने बहुत मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन शिक्षा, आपको नहीं लगता कि ऐसी ज़रूरत है जिससे रोजगार मिल सके युवाओं को, ताकि युवा जो है स्वरोजगार की तरफ जाए, या मतलब उन्हें ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे जो है उन्हें दर दर ना भटकना पड़े शिक्षित होने के बावजूद। ये बिल्कुल आपने सही कहा, और इस प्रश्न का भी कहीं ना कहीं उत्तर जो मैंने पहले कहा उसके साथ जुड़ता है। साक्षरता के मामले में तो प्रदेश आगे गया है, लेकिन क्वालिटी और साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, जॉब बेस्ड एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ करना बाकी है। वैसे तो पूरी कंट्री वाइड की भी बात हो, उसमें बहुत से मैं समझता हूँ अभी बहुत सी कमियां हैं, जिसमें हमारे प्रदेश में भी मैं समझता हूँ इसको और सुधारने की आवश्यकता है। आज के युग में मैं समझता हूँ जिस तरह से ये हमारा आधुनिक युग है, कई ऐसी चीज़ें, ऐसी ट्रेड्स चले हुए जो 60 और 70 के क्या कहते हैं आपके ट्रेड्स आपके आईटीआई में चले हुए, कई आपके रेलिवेंट नहीं है एज ऑफ टुडे। तो उसमें भी मैं समझता हूँ एक निरंतर प्रयास रहेगा, ताकि हमारे जो युवा साथी है, हमारा जो भविष्य है, उनको अच्छी शिक्षा अपने प्रदेश में मिले। और यही कारण रहा, जब हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज भी हमारे प्रदेश में आया था, तो अधिकतर मैं समझता जितना लाभ हमारे बच्चों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके पास पूरी, जिस तरह से मैं समझता हूँ स्किल्ड एजुकेशन होनी चाहिए थी, उसका अभाव था। और आज वैसे भी अगर आप कंट्री ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, हमारी काफ़ी पीछे है। मात्र मैं समझता हूँ 2 फिगर्स में भी जो हमारी क्या कहते जॉब बेस्ड एजुकेशन की जो बात कर रहा हूँ, या स्किल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, आपकी डबल डिजिट में भी वो संख्या नहीं आती। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे, चाहे कोरिया की बात हो, चाहे मलेशिया की बात हो, 80% तक जो हमारे वहाँ पर युवा साथी है, उनके पास स्किल्ड एजुकेशन का एक मैं समझता हूँ पॉजिटिव बात रहती है, जिसके कारण उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, आगे भी बढ़ते हैं। तो दोनों बातें, क्वालिटेटिव मैं समझता हूँ एजुकेशन में सुधार हो, ये प्रयास होंगे।
जॉब बेस्ड एजुकेशन में भी जो हम सुधार कर सकते हैं एज ऑफ टुडे। आज तो मैं समझता हूँ 2023 चल रहा है, जो हमारे पुराने कोर्सेज चल रहे हैं आपके पॉलिटेक्निक्स में या फिर आपके आईटीआईज में, उसको भी अपडेट करने की आवश्यकता है। इस ओर प्रयास होगा। चलिए सर, ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं यूथ की। जो यूथ, खासकर जो युवा वर्ग है, वो नशे की तरफ एक बहुत स्कूल लेवल पे ही जो है नशे की दुकानें खुल रही हैं, नशा सप्लाई हो रहा है स्कूलों और कॉलेजेस में। खासकर जो ये चिट्टा आया है अब, ये इसने जो है यूथ में एक जकड़ लिया है यूथ को। इस पर किस तरीके से नकेल कसी जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। जिस तरह से हम पंजाब के बारे में बातें पहले सुना करते थे, अब हिमाचल प्रदेश में भी बातें आ चुकी है और हमें इन बातों को एक्सेप्ट करना है। और ये मैं समझता हूँ, चलो एजुकेशन से संबंधित बात तो है ही है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की बातें भी एक मैं समझता हूँ कंबाइंड स्ट्रेटेजी सरकार को बनानी पड़ेगी और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस हो। जो लोग इसमें मैं समझता हूँ इन्वॉल्व रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं इसके पक्ष में हूँ। और मैं समझता हूँ विस्तार से सारी बातें, जब ये सारी बातें संज्ञान में आएगी, इसके बारे में किया जाएगा। डी एडिक्शन सेंटर्स, और डी एडिक्शन सेंटर्स भी वो जिसमें कुछ सकारात्मक मात्र वो ही नहीं कि इसमें आपको कोई ना कोई अनुदान सरकार से मिलता रहे और रिजल्ट आपके शून्य हो। ये सारी बातें भी मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और ये निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, ट्रांसफ़र, आपने जैसा कि पहले ही बोला कि बहुत बड़ा एक महकमा है आपके पास और इसमें ट्रांसफ़र के बहुत ज़्यादा जो है, ट्रांसफ़रों में उलझना नहीं है आपको। क्या पूर्व सरकार की भांति जैसा वो ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने की एक योजना बनाई थी, आपके भी क्या इस तरह और कदम बढ़ाए जाएंगे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी एक लाई जाए? जी, जो भी मैं समझता हूँ सार्थक कार्य, चाहे वो वर्तमान की सरकार है चाहे पिछली सरकार है, जो भी मैं समझता हूँ सार्थक सोच, एक पॉजिटिव सोच बनी थी, उस ओर अवश्य हम भी विचार करेंगे। अगर वो प्रदेश के हित में हुआ, कर्मचारियों के हित में हुआ, हमारे विभाग के हित में हुआ विशेषकर, है ना जी, और विशेषकर हमारे विद्यार्थियों के हित में हुआ, बच्चों के हित में हुआ, तो उसके लिए हम मैं समझता हूँ निश्चित रूप से विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब्रदर। तो ये थे हमारे साथ रोहित ठाकुर, जिन्हें एजुकेशन यानी कि एक बहुत हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े महकमे का जिम्मा सौंपा गया है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है नशे को लेकर जो है एक प्लान बनाया जाएगा। जिस तरीके से स्कूल और कॉलेजों में नशा बिक रहा है वो नहीं बिकने दिया जाएगा और जो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर जो है उनका निर्माण किया जाएगा और लगातार सरकार उन पर जो है वो नजर रखेगी। फिर चाहे वो स्कूल हो, वो कॉलेज हो, जो भी यहाँ पर नशा बेचने की जरूरत करेगा उसे जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन सुशांत के साथ गजेंद्र शर्मा।